छात्र संसद में मौजूद देश भर से आए छात्रों, नौजवानों को, शिक्षक प्रतिनिधियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। और अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगी और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आयशा को, जिस छात्र आंदोलन का नाम आयशा है, उसको अपना सलाम पेश करना चाहती हूँ कि जिस नीति को लगातार बुद्धिजीवी शिक्षक लगातार उस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, आज के इस पूरे दिन छात्र संसद में हम इस बात को होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। देश भर से आए छात्र प्रतिनिधियों को सुनते हुए महसूस कर रहे हैं कि आयशा ने इस पूरे जो विरोध है उसको महानगरों में स्थापित विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वहां से लेकर छोटे छोटे शहरों के कॉलेजों तक इस मुहिम को, इस शिक्षा नीति के विरोध को पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए आप सभी आयशा के साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे प्रोफेसर अनिल सदगोपाल ने नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी कहा, बेदखल करने की नीति, फुले जी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो ये लगभग एक तरह से राष्ट्रीय गुलामगिरी की नीति है जो आप लोगों के सामने, आप लोगों के ऊपर, हम सभी के ऊपर, पूरे शिक्षा जगत पर थोप दी गई है। और जिस तरीके से थोपी गई है उस पूरे असंवैधानिक तरीके को यहाँ हमने अपने बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से जाना और समझा। उस पर बहुत विस्तार से मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जुलाई 2020 में जब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली, उसके पहले 1 मई के दिन एक आर्टिकल जो छपा जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पूरे दस्तावेज का आकलन करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्रीय बिंदु है वो ऑनलाइन शिक्षा है। मेरे लिए एक शिक्षक होने के नाते ये सबसे गंभीर चिंता का मुद्दा है जिस पर मैं अपनी बातचीत को बहुत कम शब्दों में फोकस करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन शिक्षा भारत में एक जीवंत ज्ञान समाज, ये उन्हीं के शब्द हैं, जीवंत ज्ञान समाज यानी वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाने का काम करेगी और इससे भारत वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनने जा रहा है। नॉलेज की सुपर पावर, हमारे प्रधानमंत्री जी को सुपर पावर, विश्व शक्ति, इस तरह के शब्दों से, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, इस तरह के शब्दों से खासा लगाव है। लेकिन जब मैं एक शिक्षक होने के नाते इस शिक्षा नीति की इस पहलू को मैं एक कसौटी पर कसती हूँ और मैं पाती हूँ कि वो कसौटी जो हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से पनपी, जो देश का हमारा आजादी का आंदोलन था, जो साम्राज्यवाद विरोध के साथ साथ इस देश में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरोध की आंच और तेवर से बन रहा था, आगे बढ़ रहा था, उस पूरी स्वतंत्रता आंदोलन के इन मूल्यों का जो हमारे संविधान में, जिसको अपनाया गया, जिसके आधार पर संविधान लिखा गया, उसको पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। ऑनलाइन शिक्षा, हमने यहाँ पर सुना, हमारे साथी अंकित जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बात कर रहे थे, हमारे साथी झारखंड से त्रिलोकी जी और अजरानी जी, जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि खेत मजदूर परिवारों से आने वाले, गरीब घरों से आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जिनके पास वो मजदूरी करके अपने घर चला रहे हैं, उनके पास अपना मोबाइल चार्ज करने तक का पैसा नहीं है, वो किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा और उसमें लगने वाले संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस शिक्षा को हासिल कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये इस देश के 85% बहुजन समाज को बहिष्कृत कर देने का, उन्हें एक्सक्लूड कर देने का दस्तावेज बनकर हमारे सामने आता है। बहुत संक्षेप में 3 शब्दों को डिकोड करना चाहती हूँ। उस पूरे दस्तावेज में समावेशी शब्द का शुरू से आखिर तक बहुत बार इस्तेमाल हुआ, इंक्लूजन का। इंक्लूजन शब्द पहली बार 2011 में आता है
जब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हमारे सामने आती है, तब से हम देखते हैं हमारे पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये एक बहुत ही प्रिय शब्द बन जाता है और हर जगह आपको इंक्लूसिव सुनने को मिलता है। मैं मानती हूँ एक शिक्षक होने के नाते कि इंक्लूसिव होना, समावेशी की बात करना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक शब्द है, गलत शब्द है। क्योंकि जैसे ही आप इंक्लूसिव की बात करते हैं, समावेशी की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि गैर बराबरी को आपने मेंटेन करके रखा है। और ये अभी संवैधानिक क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान समावेशी की बात नहीं करता, वो समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, जिसके खिलाफ ये शिक्षा का नीति, ये दस्तावेज जाता है। दूसरी बात, इस उच्च शिक्षा को मुनाफे की ओर ढकेलने की, जैसे कि हमारे यहाँ पर अपूर्वानंद जी ने और साथियों ने, कमलानंद जी ने भी ये बात कही कि लगातार इसको एक शिक्षा को बेचने का दस्तावेज है। किस तरीके से कि मुनाफा, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इस देश के पूंजीपतियों के लिए और इस विश्व के पूंजीपतियों के लिए, जिनका लंदन जो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से ये नीतियां तय करेंगे कि इस देश का शिक्षा किस दिशा में जाएगा, इस देश का जो छात्र है वो क्या पढ़ेगा और क्या नहीं पढ़ेगा, और उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की ओर ढकेला जा सकता है। बिल्कुल अपूर्वानंद जी ने सही बात कही कि वो कहते हैं कि मुनाफे का जरिया नहीं होना चाहिए, पर क्या कोई अफर्मेटिव एक्शन की बात ये पूरा दस्तावेज करता है कि अगर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? कहीं से भी नहीं। तो ये पूरी तरह से एक नवोदारवादी एजेंडे को लागू करने की कोशिश करता है ये दस्तावेज। और मैं इस मंच से आप सभी छात्रों के इस मुहिम के साथ अपनी आवाज मिलाती हूँ और इस शिक्षा दस्तावेज को हम यहाँ से खारिज करते हैं। शुक्रिया।